स्टूडेंट्स ने अपना लिया ही होगा स्कूल टाइम में। अच्छा, अब फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? ये एक ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड कैरी होता है। जो असेसमेंट हमारी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम होता है उसमें हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। ठीक है। सेकेंड इज summative assessment. So summative assessment is generally carried out at the end of the time. एक कोई भी जैसे कोर्स का टाइम है, सपोज फॉर्मेटिव में हमारे फोर एफएज होते थे और समेटिव हमारे 2 होते थे, 2 समेटिव, 2 एसेज होते थे। उनको हम टर्म एग्जाम्स भी कहते थे पहले। फॉर्मेटिव के बाद एक ऐसे होता था, फिर 2 फॉर्मेटिव के बाद दूसरा ऐसे होता है। तो ये एक टाइम पीरियड के बाद एंड में, जैसे सपोज हमारा एंड ऑफ द टाइम फर्स्ट टर्म जो कहते थे हम, तो फर्स्ट टर्म ही हमारा समेटिव असेसमेंट है। थर्ड इज नॉर्म रेफरेंस। नॉर्म रेफरेंस में हम क्या कहते हैं? हम रैंकिंग के बेस के ऊपर कंपेयर करते हैं। सपोज इसका बेस्ट एग्जांपल आपका हम दे सकते हैं नॉर्म रेफरेंस में कि सॉरी फॉर द इंटरप्शन। नॉर्म रेफरेंस में आपको कह सकते हैं कि इसमें हम एक रैंकिंग के बेसिस पे हम कंपेयर करते हैं कि फर्स्ट रैंक सपोज आया हमारे, उसके 90% थे, सेकंड वाले के हमारे 89 थे। तो नॉर्म रेफरेंस में क्या होता है? हम फर्स्ट को इसको एज अ बेस लेके उसके साथ हम कंपेयर करते रहते हैं। अब इसमें अगर आपका ग्लिच सपोज इसका 88.8% था, ठीक है, तो इसमें उसको थर्ड रैंक दे दिया। मीन्स कि हम इसमें नॉर्म रेफरेंस मतलब किसी चीज को एक रेफरेंस लेके, कोई एक बेसिक लेके उसके अकॉर्डिंगली हम असेस करते हैं। जैसे कि आपका डीयू का एग्जांपल हम ले सकते हैं। डीयू में अगर आपके सपोज कट ऑफ ये है 98.7%, तो अगर आपका स्कोर, आपका खुद का स्कोर 98.5% भी है, तो 98.5% भी है, तो वो आपको एडमिशन के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। अनटिल एंड अनलेस, वो डिफरेंट बात है कि नेक्स्ट आपकी सेकंड लिस्ट में नेम आ सकता है, पर अगर फर्स्ट लिस्ट में ही हमारा 98.7 है, तो अगर आपके 0.2% भी कम है तो आपको उससे आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। सो इसका बेस्ट एग्जांपल यही आता है नॉर्म रेफरेंस में। इसमें हम रैंकिंग करते हैं और कंपेयर करते हैं बिटवीन द रैंक्स। I hope it's clear to you. Moving on to the next type. Criteria referenced. Criteria reference assessment कौन सी होती है? इसमें हमारी कोई कंपैरिजन का नहीं होता कि सपोज हम इसका एग्जांपल आपको दे सकते हैं कि हमारे 30, अगर सपोज 33 हमारे पास है, पासिंग मार्क्स की हमारी लिमिट है कि हमारी 33 के बाद जितने भी बच्चों के 33 मार्क्स से ज्यादा आए वो सारे पास है। सपोज 40 वाला भी पास है और 50 वाला भी पास है। मतलब हमारी एक सिंपल लिमिट होती है और इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि 40 वाला हमारा फेल है, हम कहेंगे 40 वाला भी पास है, 40 वाला भी पास है और हमारा 50 वाला भी पास है। इसमें हम कोई कंपेयर नहीं करते। जितने भी स्टूडेंट्स 33 के ऊपर मार्क्स लाए हैं वो सबके सब पास है। नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक से सबसे बेस्ट आता है, जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो उससे क्या करते हैं कि मुझे ये बीमारी है, डायग्नोज कर दो, क्या दिक्कत है। तो वैसे ही एक टीचर का काम, टीचर जब असेसमेंट करता है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट करता है, तो उसमें वो जानता है कि बच्चा कहाँ उसकी लर्निंग गैप्स आ रही है, कहाँ वो लैक कर रहा है और क्यों लैक कर रहा है। फाइंडिंग द लर्निंग गैप्स एंड फाइंडिंग द कॉजेज ऑफ दैट गैप्स, किस वजह से वो उसके लर्निंग गैप्स आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं,
इसमें डायग्नोस्टिक में क्या होता है, हम डायग्नोस करते हैं, हम देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या लर्निंग डिफिकल्टीज हो रही है एज अ स्टूडेंट टू द स्टूडेंट, और उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी रेमेडी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनल assessment which are carried out and marked by the class teacher are used as part of their own programs of teaching. Basically जो हमारी एक्टिविटीज विद इन द क्लासरूम होती है और क्लास टीचर के द्वारा असेस करी जाती है, वो हमारी इंटरनल असेसमेंट होती है, जो रेगुलर एक्टिविटीज होती है हमारी विद इन द क्लास। ओके, नेक्स्ट इज एक्सटर्नल असेसमेंट। अब इंटरनल हमने पढ़ा, उसके ही ऑपोजिट हमारा कौन सा है, एक्सटर्नल असेसमेंट। एक्सटर्नल असेसमेंट में बेसिकली क्या होता है, जो हमारे एग्जामिनर्स होते हैं वो आउटसाइड द स्कूल आते हैं। ये हमारे बोर्ड एग्जाम्स में, सीबीएसई में ये एग्जाम्पल होता है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में भी देखा जाता है कि जो हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, बेसिकली प्रैक्टिकल्स में एक एक्सटर्नल को बुलाया जाता है एट द एंड ऑफ द सेशन ऑफ कोर्स, और वो आके आपका वाइवा लेते हैं। सपोज अकाउंट्स सब्जेक्ट है 12th में, तो अकाउंट्स का आपका वाइवा कौन आके लेता है, एक एक्सटर्नल लेता है। वो किसी और स्कूल का भी हो सकता है, कोई और ऑर्गेनाइजेशन, डिपेंड्स कि कौन कैसे हायर करता है। ये आपको जो बाहर के आते हैं असेसर, वो आपको आके असेस करते हैं। तो असेसमेंट एक्टिविटीज बाय एग्जामिनर्स आउटसाइड द स्कूल एंड यूजुअली मार्क्ड बाय एक्सटर्नल असेसर्स। वो आपसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आप पुट ऑन करते हैं और आपको उसके अकॉर्डिंगली असेस करते हैं, आपको आपका टेस्ट लेते हैं, तो दैट इज एक्सटर्नल असेसमेंट। नेक्स्ट इज इनफॉर्मल असेसमेंट। इनफॉर्मल असेसमेंट में क्या है कि बेसिकली आपको आपकी ऑब्जर्वेशन रेगुलर ऑब्जर्वेशन होती रहती है आपकी परफॉर्मेंस की। आप क्लास में कैसे बैठे हो, कैसे आप बात कर रहे हो, एज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ क्लासरूम प्रैक्टिस, आप कैसे बिहेव कर रहे हो, आपका ध्यान है नहीं है जो टीचर पढ़ा रही है, तो ये हमारा इनफॉर्मल असेसमेंट है। इसका एग्जाम्पल आपको मैं दे सकती हूँ इनफॉर्मल असेसमेंट का, कि सरप्राइज टेस्ट टीचर आके ले ले आपका, आज मैंने कल पढ़ाया उसका मैं आज सरप्राइज टेस्ट ले आपका, दैट विल कम इन इनफॉर्मल असेसमेंट। नेक्स्ट इज फॉर्मल असेसमेंट। फॉर्मल असेसमेंट में क्या होता है, आपको टीचर ऑलरेडी पहले ही बता देती है कि कल मैं आपका एक टेस्ट लेने वाली हूँ, जो किसी भी चैप्टर का, और इसलिए आप उसके लिए कल रेडी रहना। सो फॉर्मल असेसमेंट इंक्लूड्स प्रायर वार्निंग, आपका कल टेस्ट है तो दैट इज अ प्रायर वार्निंग, अपॉर्चुनिटी टू रिवाइज, और स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है रिवाइज करने के लिए की कॉन्सेप्ट्स, और उसके अकॉर्डिंग वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अपने टेस्ट में। इनफॉर्मल में आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है रिवाइज करने के लिए, मैम कभी भी आके बोल सकती हैं, या जैसे विद इन द क्लास एक एग्जाम्पल एक और ले सकते हैं इसका, कि टीचर कोई टॉपिक पढ़ा रही है, सपोज हड़प्पा सिविलाइजेशन का, उसमें से पूछने एकदम पढ़ाते पढ़ाते विद इन अ सेकेंड वो एकदम किसी भी स्टूडेंट से पूछ ले कि मैंने अभी तक कहाँ से पढ़ाया है और कहाँ तक पढ़ाया है, या वेयर वॉज हड़प्पा सिविलाइजेशन सिचुएटेड, कहाँ पे मिली थी हमें, ऐसे कुछ पूछ ले, तो दैट विल कम इन इनफॉर्मल असेसमेंट। ओके, नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट। कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट में क्या होता है, जब आप एक ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में असेसमेंट करते हैं, ये फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द सेशन टू द एंड ऑफ द सेशन चलता है। आपको पूरा टाइम एक टीचर जो है वो आपको ऑब्जर्व करती है, आपकी परफॉर्मेंस को देखती है, दैट इज कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट। कॉन्टिन्यूअस का मतलब यह है कि लगातार जो चलती रहे। नेक्स्ट इज टर्मिनल असेसमेंट। टर्मिनल का मतलब क्या होता है, टर्मिनल जिसका एंड हो चुका हो, टर्मिनल इटसेल्फ मींस एंड।
तो जब हमारी असेसमेंट एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम होती है या कोर्स होती है, तो जो उस असेसमेंट को हम टर्मिनल असेसमेंट कहते हैं. दैट इज फाइनल असेसमेंट. फाइनल असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स on made solely at the end of the course or program of work. ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, जैसे कोविड टाइम्स में आपके ज्यादातर जब कोविड की फर्स्ट वेव आई थी तो हमारे बेसिकली जो एजुकेशन सिस्टम में थे एमसीक्यूज लिए जा रहे थे कि आपको क्वेश्चन दिया जा रहा था एंड उसमें आपको वन जो करेक्ट आंसर है उसको मार्क करना होता है. तो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट में क्या होता है, इसमें assessment activities and associated marking scheme characterized by extremely high agreement between assessor on the marks awarded. मतलब कि आप इसमें आपकी एक थॉरो नॉलेज देखी जाती है कि आपने कितना अच्छे से पढ़ा है. जैसे सपोज एक एग्जांपल ले सकते हैं एमसीक्यू के, तो आपने बहुत देखे हैं कि when India got independence, when India got independence, तो इट गॉट इंडिपेंडेंस के हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए. 1947, बी 1948, सी 1950, 1950. So ये आपकी थॉरर नॉलेज है. द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 1947. इसमें आपका देखा जाता है कि आप थॉरर नॉलेज आपने गेन करी है या ऊपर ऊपर से पढ़ के काम कर लिया. ऑब्जेक्टिव का मेन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट में आपकी एक जो परफेक्ट नॉलेज है या अराउंड जो आपकी अच्छी, जो आपने अच्छे से थॉरली अपना सब्जेक्ट पढ़ा है नहीं पढ़ा, इसका हम अच्छे से जान सकते हैं. जनरली जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही होते हैं, ताकि वो आपकी थॉरर नॉलेज को चेक कर सके. नेक्स्ट इज सब्जेक्टिव असेसमेंट. सब्जेक्टिव असेसमेंट में क्या आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं जो जनरली 6 मार्कर्स, या उसमें आपको किसी पैराग्राफ राइटिंग दे दिया, एसेज दे दिया. तो हमारा सब्जेक्टिव में क्या होता है, आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स दिया जाता है या फिर कोई एसे लिखने को दिया जा सकता है. इसमें बेसिकली द टीचर वांट्स टू असेस योर थॉट प्रोसेस. आपने कितना उसको थॉरली और आपको कितना समझ आया है, आपने कितना नॉलेज गेन किया है, उससे पता लगता है. सब्जेक्टिव असेसमेंट से ये चीज आपको पता लग जाती है. नेक्स्ट इज प्रोसेस असेसमेंट. प्रोसेस असेसमेंट, प्रोसेस का मतलब ही होता है कोई ऑन गोइंग एक्टिविटी को असेस करना. प्रोसेस असेसमेंट इंक्लूड्स असेस द ऑन गोइंग एक्टिविटी ऑफ द स्टूडेंट्स. अब जैसे सपोज इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि your teacher asks you to read the lesson of English, so she will judge you कि how you are reading, how is your pronunciation. एक प्रोसेस चल रहा है, क्लासरूम प्रोसेस चल रहा है, उसको टीचर जज कर रही है, लेकिन इसका कोई एविडेंस नहीं होता, कोई प्रूफ नहीं होता. ये सिर्फ ऑन टाइम या उसे ऑन द स्पॉट जजमेंट ही होती है. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट असेसमेंट. प्रोडक्ट जैसे प्रोसेस में हमारी ऑनगोइंग एक्टिविटी को जज किया जाता है, प्रोडक्ट असेसमेंट में क्या होता है, आपके पास एक एविडेंस होता है कि आपकी टीचर ने बोला कि राइट डाउन एन एसे एंड सबमिट टू मी. तो राइट डाउन एन एसे एंड सबमिट इट टू मी, तो उनके पास एक प्रूफ आ गया, एक उनके पास एविडेंस आ गया कि आपने ये ऐसे लिखा है. तो प्रोडक्ट असेसमेंट में क्या हो गया, एक आपके पास टैंजिबल प्रोडक्ट आ गया, एक एविडेंस आ गया.